दोस्तों आज हम बात करेंगे चेतन शर्मा की, जो कि भारत के एक मीडियम फास्ट बॉलर हुआ करते थे लेट 80s और अर्ली 90s के दौर में, और एक तरह से ऑलराउंडर भी हम इन्हें कह सकते हैं, कपिल देव के जोड़ीदार के रूप में। चेतन शर्मा के साथ एक अजीब विचित्र सी बात है कि इनके नाम पे एक तरह से एक बदनामी, एक कलंक भी है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो इन्होंने इंडिया के लिए बनाया था। तो दोनों इन्होंने इन्हीं की ज़िंदगी में आई बात, और वो भी 1 साल के अंतराल के अंदर। जो बदनामी वाली बात थी वो थी जब लास्ट बॉल पे 6 मारा था जावेद मियांदाद ने और इंडिया उसके बाद से हारने लग गई थी। उसके वो एक तरह से कलंक के जैसे इनके माथे पर चपका रहा। लेकिन ठीक 1 साल के बाद इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो कि इंडिया में पहले किसी ने नहीं किया था। वनडे में इंडिया के लिए पहला हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज चेतन शर्मा ही बने, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में इन्होंने किया था 1987 वर्ल्ड कप में। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नागपुर में ये मैच हो रहा था। इसमें इन्होंने सबसे पहले, ये स्क्रीन पे अभी आपने देखा, केन रदरफोर्ड को क्लीन बोल्ड किया। ठीक उसके बाद इयान स्मिथ बैटिंग करने आता है, ये देखिए, और वो बिल्कुल सीधी बॉल थी, फुल लेंथ, और वो उनसे मिस हो जाती है। पहली बॉल ही बिल्कुल फुल लेंथ पड़े तो इसमें ये एक तरह से अपने आप में अचीवमेंट है, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर। कई बार नए बैट्समैन तो छूट जाता है, खासकर बैट्समैन अगर लोअर ऑर्डर का हो तो 5 नंबर के बाद वाला जो बैट्समैन है। वही हुआ, इयान स्मिथ बिना कोई रन बनाए जो है बोल्ड हो जाते हैं, जो सेकंड बैट्समैन थे। ये देखिए, बिल्कुल सीधी बॉल थी, फुल लेंथ, नीचे रहती हुई, और बैट और पैड के बीच से निकल गई। हालांकि थोड़ा क्रॉस बैट भी खेले थे, ये पैड कहीं भी नहीं था इनका बॉल की लाइन में, और बोल्ड हो जाते हैं। थर्ड बॉल फेस करने के लिए आते हैं लास्ट बैट्समैन न्यूजीलैंड के, जिनका नाम है इवान चैटफील्ड, जो कि फास्ट बॉलर भी थे। तो कपिल देव ने इनसे कहा कि हैट्रिक पे हो, बिल्कुल सीधी बॉल फेंको जो विकेट पर जानी चाहिए, और उन्होंने अपने गुरु की बात मानते हुए वही किया, और ये देखिए लेग स्टंप उखड़ जाता है। इसमें जो कि इवन चैटफील्ड बिल्कुल एकदम लोअर ऑर्डर के 11th नंबर के बैट्समैन थे। तो इन्होंने, अब देखा होगा स्क्रीन पे आपने, कि एक तरह से अपना गार्ड छोड़ दिया था लेग स्टंप से थोड़ा सा, जो काफ़ी अक्रॉस आ गए थे। मिडिल स्टंप पे उनका पैर था और लेग स्टंप एकदम एक्सपोज हो गया था, और बॉल जो है इनके पैड के बाहर यानी लेग स्टंप पे पड़ी थी, और पैर के पीछे से जाके लेग स्टंप उखाड़ के लेके चली गई, और चेतन शर्मा को ये हैट्रिक मिल गया। अगर ये बॉल स्टंप्स पे ना होती तो शायद हैट्रिक नहीं होता। ये देखिए, ये क्रॉस जाते हैं, लेग स्टंप एक्सपोज हो गया और बोल्ड हो जाते हैं। तो ये कारनामा जब किया था चेतन शर्मा ने, तो वो उस समय का पूरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के हिस्ट्री में मात्र तीसरी हैट्रिक थी। इसके पहले केवल 2 लोगों ने हैट्रिक लिया था वनडे में। एक थे ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस रीड, जिन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 1985 में लिया था हैट्रिक, और उसके पहले 1982 में पाकिस्तान के मोहम्मद जलालुद्दीन ने हैट्रिक लिया था। वो मोहम्मद जलालुद्दीन वाला जो हैट्रिक था वो पहली हैट्रिक थी वनडे क्रिकेट हिस्ट्री की। फिर सेकंड में ब्रूस रीड, थर्ड में चेतन शर्मा ने ही किया था। लेकिन इंडिया के वो पहले बॉलर थे, तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पे हमेशा रहेगा। फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन वनडे इंटरनेशनल और इन एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो इसके बाद जो है चेतन शर्मा की अगर ओवरऑल करियर की बात करें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग एक फास्ट बॉलर थे। इनके पास वो एबिलिटी थी कि जो बॉल को आगे फेंक सके। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमेशा शॉर्ट पिच बॉल गिरी, इनकी बॉल काफ़ी आगे गिरती थी, और इन ज़मीन पे गिरने के बाद इनके पास कुछ एक अच्छी मूवमेंट थी। ये इनके रिकॉर्ड से भी पता चलता है। ये 1985 में जब खेलने आए तो उस समय 1984 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट में लाहौर में। तो उस अपने पहले टेस्ट मैच के पहले ओवर की 5th बॉल पे इन्होंने पाकिस्तानी ओपनर मोहसिन खान को क्लीन बोल्ड कर दिया था, और ये जो है उस समय के 3rd इंडियन बॉलर थे जिन्होंने अपने टेस्ट मैच के पहले ओवर में ही 1 विकेट लिया था। उसके अलावा फिर 1985 में श्रीलंका के अगेंस्ट में इन्होंने 3 टेस्ट मैच में 14 विकेट लिए। फिर उसके ठीक अगले साल 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ जब इंग्लैंड खेलने गई थी, 2-0 से इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड को हराया था। उस टेस्ट सीरीज़ में मात्र 2 टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे चेतन शर्मा ने, जिसमें कि 1 मैच में 10 विकेट भी था इनके नाम। तो ये पहले 2 साल तो ऐसा लगा कि एक काफ़ी मतलब चमत्कारिक और हाई पोटेंशियल वाला फास्ट बॉलर इंडिया को मिल गया है, कपिल देव का एकदम पक्का रिप्लेसमेंट। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर 1986 में वो मैच आया शारजा में, जब लास्ट बॉल पे 6 लगा, और उसके बाद इंडिया वो मैच हारी। उसके बाद लगातार इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर 1987 में इन्होंने
रिलायंस कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया, खासकर वो हैट्रिक लिया तो इनका नाम फिर से चमक गया। हालांकि उनकी उम्र उस समय 20-22 साल की थी, लेकिन इंजरी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होती थी उम्र के हिसाब से। 25 साल के नीचे इंजरी की प्रॉब्लम उतनी नहीं आती, लेकिन शरीर इनका एक फास्ट बॉलर के हिसाब से कुछ दुबला पतला और कमज़ोर तक, वैसी बिल्ड नहीं थी जो एक तेज़ गेंदबाज की होती है। प्लस इनका जो एक्शन था वो काफ़ी जो है उतना स्मूथ नहीं था। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल एकदम साइड ऑन होकर झटके खाते हुए हाथ नीचे आता था, जिस कारण जो है इनके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था। फ्रीक्वेंट इंजरीज इनकी शुरू हो गई थी 1987-88 आते आते, जिस कारण ये फिर टीम में आना जाना इनका शुरू हो गया। नहीं तो उस दौरान जब भी ये फिट होते थे तो ये फर्स्ट चॉइस होते थे कपिल देव के साथ न्यू बॉल के साथ ओपन करने के लिए। अगर अनफिट है तो फिर किसी से भी इंडिया काम चलाती थी उस समय, कभी मनोज प्रभाकर, कभी संजीव शर्मा, ऐसे गेंदबाज काम चलाओ आते जाते रहे। चेतन शर्मा के हाथ में अच्छी एक लोअर ऑर्डर में अच्छी हिटिंग भी थी। अगर इनका आप एवरेज देखें तो इन्होंने टेस्ट मैच में 22 के एवरेज से रन बनाए हैं, जबकि वनडे में इन्होंने 24 के एवरेज से रन बनाए हैं। यानी कि 20 के ऊपर अगर एवरेज है तो आप एक तरह से उस प्लेयर को एक ऑलराउंडर भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि इन्हें कंसिडर किया जाता था कपिल देव के एक जोड़ीदार ऑलराउंडर के रूप में। और वनडे में इनकी एक सेंचुरी भी है जो नेहरू कप में इन्होंने बनाया था। उन्हें बैटिंग में प्रमोट करके थर्ड डाउन भेजा गया था। इंडिया को 256 रन चाहिए थे चेज करते हुए, और इन्होंने 96 बॉल पे 101 नॉट आउट रन बनाए थे, जिसमें कि विनिंग रन इन्हीं के बैट से निकला था। 99 पे खेल रहे थे, 2 रन लेके इंडिया को जिताया इन्होंने चेज करके मैच, और खुद 101 नॉट आउट रहे। तो एक शानदार परफॉर्मेंस रहा था। इसके अलावा इन्होंने टेस्ट मैच में एक इनिंग में 4 बार 5 विकेट लिए, 6 for 58 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, और एक बार 10 विकेट भी लिए। लेकिन उसके बाद फिर 1988-89 के बाद इनकी बॉलिंग काफ़ी डिक्लाइन हो गई। स्पीड वगैरह इतना अचानक से रिड्यूस हो गया कि ये पिटने लगे, और उस समय फिर मनोज प्रभाकर और जवागल श्रीनाथ जैसे गेंदबाज उभर के टीम में आने लगे थे, तो टीम से इनकी जगह एक तरह से गायब हो गई। ये ज़्यादा खेल नहीं पाए 89-90 के बाद रेगुलर रूप से, और धीरे धीरे ये क्रिकेट से बाहर होते चले गए। अंतिम बार फिर इन्हें 1993-94 में एक बार चांस दिया गया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने एक ओवर में 23 रन दिए, 23 रन एक ओवर में। फिर उसके बाद इन्हें निकाल दिया गया टीम से, और इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, क्योंकि तब तक ये मनोज प्रभाकर, जवागल श्रीनाथ, इन्होंने कपिल देव का रिप्लेसमेंट बन के जगह ऑक्यूपाई कर ली थी टीम में। अब इनके लिए कोई ख़ास चांस था नहीं। क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर इन्होंने एक अपनी फास्ट बॉलिंग एकेडमी शुरू की थी हरियाणा के पंचकुला में, लेकिन 4-5 साल के बाद वो एकेडमी बंद हो गई। उसके बाद थोड़ा टाइम तक ये रणजी ट्रॉफी खेलते रहे। ये हरियाणा छोड़ के बाद में वेस्ट बंगाल के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इन्होंने खेला था क्लब में, और वेस्ट बंगाल की टीम रणजी टीम में भी रहे थे 93-94 में। उसके बाद जब क्रिकेट पूरी तरह से छोड़ दिया 94-95 में, फिर ये थोड़ा टाइम तक क्रिकेट से इन्वॉल्व रहे, लेकिन बाद में फिर इन्हें 2020 में चीफ सेलेक्टर बनाया गया इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। और 2022 में फिर जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो इन्हें हटा दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा इन्हें वापस लाया गया चीफ सेलेक्टर बना के। फिर 2022-23 में आपने वो सुना होगा, इनकी एक वीडियो टेप लीक हो गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्लेयर्स जो है फिट नहीं होने के बावजूद इंजेक्शन लेके टीम में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो वीडियो टेप लीक हुआ, वो स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया मीडिया में, इन्होंने फिर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। चेतन शर्मा, अगर बहुत कम लोगों को पता होगा कि यशपाल शर्मा के ये रिलेटिव है, वही यशपाल शर्मा जो 1983 वाले विनिंग वर्ल्ड कप इंडियन टीम का हिस्सा थे। तो ये थी कहानी चेतन शर्मा की, इनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और बात बाकी, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और मेरे 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 902। प्लीज़ मेरा हेल्प करें ताकि मैं जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मार्क को छू सकूं। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।